हेलो फ्रेंड्स। तो जिस घड़ी का आप लोगों को इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। यूपीएससी ने सिविल सर्विस एग्जाम्स के जो अप्लीकेशन फॉर्म है वो जारी कर दिया है और साथ ही साथ में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के जो एग्ज़ाम के जो फॉर्म है वो भी जारी है। अब दोनों के लिए आपको एक ही फॉर्म भरना पड़ता है। क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेगी फॉर्म भरने के समय में, आप अभी अगर कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं तो एलिजिबल है या नहीं, आपका कितना उम्र होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए, और फॉर्म भरने समय आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। टू द पॉइंट वीडियो है, पूरा वीडियो को अंत तक देखें। जो लोग अगर फॉर्म भर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए आपको जाना है यूपीएससी की वेबसाइट पर, या आप सिंपल गूगल में टाइप कीजिएगा upsconline.nic.in। क्या टाइप कीजिएगा? upsconline.nic.in। वैसे तो यूपीएससी इतना फेमस है कि अगर आप सिर्फ गूगल में लिखिएगा ही यूपीएससी एप्लीकेशन फॉर्म तो खुद ब खुद आपको पहले नंबर पर ही वो आएगा और उसके बाद क्लिक करके आप ऐसे पेज पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको पेज ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, सारा कुछ को आप ध्यान से समझ लेंगे। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है चीज़ें कि पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन भाग 1, और साथ ही साथ में दूसरा है पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन भाग 2। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि आप यहाँ पर देख लो कि नोटिस जो आया है आज 2 फरवरी को आया है, और लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने का वो 22 फरवरी है। तो जो भी दोस्त फॉर्म भरने के लिए सिंसियर हैं वो लास्ट डेट का इंतजार नहीं करें, नहीं तो फिर पछताना पड़ सकता है। एक बात यहाँ पर ध्यान से आप लोगों को बताया गया है कि जो लोग भी इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको ये बात ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो आपको पता चला कि आपने फॉर्म लेट से भरा, आपका सेंटर ही खत्म हो गया। तो अगर आप चेन्नई, दिसपुर, कोलकाता और नागपुर, इन 4 जो सिटी है, इसके अलावा आप कहीं से भी अगर चाह रहे हैं कि जो आपका सेंटर दिया हुआ है, कहाँ कहाँ सेंटर दिया हुआ है वो भी मैं बताऊंगा। अगर आप वो चूज़ कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखें कि सेंटर जो है फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट बेसिस पे होगा। यानी हो सकता है कि आपके सेंटर की जो कैपेसिटी है वो फुल हो जाएगी तो आपको दूसरे सेंटर में भी भेजा जा सकता है एग्जाम देने के लिए। तो यूपीएससी का एग्जाम सुबह सुबह होता है तो आप बेकार दौड़ भाग के चक्कर में नहीं फंसे, इसलिए एग्जाम सही समय में भर लें। अब हम लोग आते हैं कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, इसके बारे में बताएंगे। तो देखो यहाँ पर पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन है, पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन है। सबसे पहले आप यहाँ पर पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन में क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद जो है आपको एक ऐसा पेज नजर आएगा। अब यहाँ से आप पूरी चीज़ों को ध्यान से समझिए। कैंडिडेट को एडवाइस किया जा रहा है कि जितना भी इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया गया सबको अच्छे से पढ़ें, तो मैं आपको सारा कुछ समझा दूंगा अच्छे से। दूसरा मैं यहाँ पर ये बोला कि आप जो है इसी वेबसाइट के पर ही जाके भरें फॉर्म, जो है आप इसी वेबसाइट पर जाके भरिएगा, नहीं तो आपको परेशानी हो जाएगी, फिर अलग अलग जगह से नहीं जाना, यही वेबसाइट पर जाके फॉर्म भरना है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप पूछिएगा कि भाई अगर मैंने फॉर्म भरते समय कुछ गलती कर दिया है तो क्या करेक्शन विंडो ओपन होगा क्या? तो करेक्शन विंडो ओपन नहीं होगा। करेक्शन विंडो ओपन नहीं होगा तो कैसे होगा? मान लीजिए अगर आपने फॉर्म भरा, आपसे कोई गलती हो गई, तो क्या होगा? आपको फिर से स्टार्ट करना है फॉर्म भरना, फिर से आपको भरना होगा। इफ़ यू विश टू मेक एनी चेंजेस, अगर आप कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो आप अपना फ्रेश एप्लीकेशन दे सकते हैं। फ्रेश एप्लीकेशन दे सकते हैं कब तक? लास्ट डेट से पहले तक, यानी 22 तारीख से पहले तक आप अपना फ्रेश एप्लीकेशन दे सकते हैं। ध्यान सुनिए इस बात को जो मैं आपको बताने वाला हूँ। जो आपका रजिस्ट्रेशन आईडी आपने मान लीजिए चार पहले पहले आपने 4 बार भर दिया, चारों बार आपने गलती किया, तो 5वां बार भरिएगा। तो 5वां बार जो भरिएगा उसके पहले जो 4 बार है वो सारा गलत हो जाएगा, मतलब वो सब रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो फाइनल आप भरिएगा उसी को माना जाएगा। समझ में आ गया? आ गया। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है जो अपना ईमेल आईडी है और जो मोबाइल नंबर है वो आप ऐसा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालिए जो आपका फ्यूचर में रखेंगे। ऐसा नहीं कि आप किसी लड़की को ब्लॉक करने के चक्कर में या किसी लड़का को ब्लॉक करने के चक्कर में आप अपना मोबाइल नंबर आगे चेंज करना चाहते हो तो वो वाला मोबाइल नंबर जो है नहीं दीजिएगा, ताकि आपको चेंज नहीं करना पड़े। तो ऐसा मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दीजिए जो आप चेंज नहीं कीजिएगा। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बोला है, अप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सिर्फ इंग्लिश या एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपकी समझ के लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में दिया गया है, लेकिन वो भरा जा सकता है सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में। इंग्लिश हिंदी दोनों में एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, लेकिन भरा जा सकता है वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए आपको 2 पार्ट्स का इस्तेमाल करना होगा। 2 पार्ट है इसमें। पार्ट 1 में क्या है, सिंपल रजिस्ट्रेशन है, जैसे नॉर्मल आपको कैंडिडेट्स का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन देकर आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका, और उसके बाद फिर आपका आपका सेकंड का जो प्रोसेस होता है स्टार्ट होगा। पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन जो होगा उसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगे आपको समझाता हूँ। तो पार्ट 2 का जो है रजिस्ट्रेशन में आपको पेमेंट डिटेल्स भरना है। पेमेंट डिटेल्स भरना है जिसके लिए पेमेंट लागू होता है, जिसके लिए पेमेंट लागू नहीं होता है उसको पेमेंट डिटेल्स नहीं भरना है। जैसे SC ST वुमेन के लिए यहाँ पर और PWD स्टूडेंट के लिए पेमेंट कुछ भी नहीं है, फ्री है उनके लिए, फॉर्म फ्री में भर सकते हैं। अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ, आपको फोटोग्राफ अपना डालना है, सिग्नेचर डालना है, फोटो आइडेंटिटी कार्ड आपको डालना है। फोटो आइडेंटिटी कार्ड डॉक्यूमेंट में जैसे आधार कार्ड हो गया, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट इशूड ID कार्ड होता है वो आपको डालना है। अपना एग्जाम सेंटर चूज करना है और साथ ही साथ में अपना एज
जो एग्रीइंग टू डिक्लेरेशन उसमें आपको सबमिट करना है एग्री करके। उसके लिए आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक बात बोला है इंपॉर्टेंट कि वही है कि पार्ट फर्स्ट और पार्ट टू को ट्रीट किया जाएगा वही कि 2 तारीख से स्टार्ट हुआ 22 तारीख को खत्म होगा, 22 फरवरी को। कैंडिडेट को आई एग्री बटन जरूर दबाना है ताकि, और उसमें ये आप मान रहे हैं कि हाँ जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर आपको दिया है वो बहुत बहुत क्या 100% करेक्ट है और उसमें कोई करेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है और उसमें कोई भी करेक्शन या मॉडिफिकेशन जो है उसमें अलाउड नहीं होगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर बोला आई एग्री बटन अगर दबा देंगे तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर अपना नोट डाउन कर लीजिए और प्रिंट मार दीजिए। प्रिंट अगर आप लैपटॉप में है तो कंट्रोल पी दाब करके प्रिंट आउट कर लीजिए, या मोबाइल से भर रहे हैं तो वहाँ पर आप अपना प्रिंट कर लेके रख लीजिए अपने पास। और मैं आपको सलाह देता हूँ जब भी आप प्रिंट करें तो अपने पास ईमेल में भेज करके अपने पास रख लीजिए ताकि आपके पास सेफ रहे चीज़ें। एप्लीकेशन इनकम्प्लीट होगा, बिना पैसे दिए हुए तो इनकम्प्लीट होगा, बिना अपने फोटोग्राफ दिए हुए, बिना यानी कोई भी चीज़ जितना भी चीज़ आपका फॉर्म में मांग रहा है अगर आप वो नहीं भरिएगा तो आपका एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दूसरा, स्कैन फोटोग्राफ कैसे साइज का होना चाहिए आप आराम से देख लीजिएगा, 20 KB वगैरह है। अभी मुझे और भी काम की चीज़ें बतानी है तो ये सब आप जो अपने हिसाब से देख लीजिएगा उसमें फॉर्म भरते समय में। फोटोग्राफ वगैरह का भी आप यहाँ पर देख लेना क्योंकि ये बोलेंगे तो याद भी नहीं रहेगा, इसलिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद जो है आपको अपना फोटो ID कार्ड देना है। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, जो फोटो ID कार्ड देना है वो आपको PDF फॉर्मेट में देना है। ध्यान समझिएगा, फोटो ID कार्ड जो देना है वो आपको PDF फॉर्मेट में देना है, ओनली इन PDF फॉर्मेट। ठीक है, और PDF फॉर्मेट का भी कुछ आपको यहाँ पर बताया गया है, 300 KB से बड़ा नहीं और 20 KB से छोटा नहीं। और बाकी जो फोटोग्राफ आप अपलोड कीजिएगा या जो सिग्नेचर अपलोड कीजिएगा, ठीक है, वो आपका दोनों JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो JPG फॉर्मेट से टेंशन मत लीजिए, अपने आप JPG फॉर्मेट हो जाएगा, उसका आप परेशानी नहीं लीजिए। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो आपका आधार कार्ड वगैरह उसको PDF बनाइएगा। PDF का इस्तेमाल करने के लिए आप बहुत सारे ऐप्स होते हैं जो गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, उसके बाद यहाँ पर आपका कैंडिडेट्स को जो अपना एप्लीकेशन फी देना है, ठीक है, वो आप कैश चालान भी जनरेट कर सकते हैं SBI बैंक के लिए, या आप नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड वगैरह से भी दे सकते हैं। तो कैश चालान आज के ज़माने में कौन ही करता है, मुझे मालूम है कि आप लोग इतना जानकार हैं कि आप अपने से नेट बैंकिंग या नॉर्मली फ़ोन से आप पेमेंट कर दीजिएगा, हो जाएगा आराम से। ठीक है, ये आप बोला है ये सब तो बेकार की बातें हैं, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो ऑनलाइन देना चाहता है SBI पोर्टल से ही करेगा, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, और जो वही बात है जो आपका जिसका पेमेंट एग्जाम किया गया और 14-16 को छोड़ सकते हैं, बता दिया गया। कैंडिडेट शुड नोट दैट नो चेंज विल बी अलाउड इन द डिटेल्स लाइक। अच्छा, सेंटर ऑफ एग्जाम वगैरह बदलने के लिए आपको जो है, जो आपने सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन भरा है या मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, आपको ऑप्शनल जो है अभी चूज करना पड़ेगा। जी हाँ, ये बहुत लोगों को डाउट रहेगा कि ऑप्शनल कब चूज करना पड़ता है। तो ऑप्शनल जिस समय आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं उस समय ही आपको चूज करना पड़ता है। जो आपका ऑप्शनल है आप उसको यहाँ पर भर दीजिएगा। आपका जो मीडियम ऑफ एग्जाम है, मीडियम एग्जामिनेशन मतलब आप इंग्लिश में एग्जाम दे रहे हैं, हिंदी में दे रहे हैं, जिस भी भाषा में आप एग्जाम लिख रहे हैं वो भी आपको अभी चूज करना पड़ेगा। कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज फॉर सिविल सर्विसेज, मेन एग्जाम्स में आपको पता होगा एक कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज चूज करना पड़ता है, जिसमें आपको लिखना पड़ेगा पेपर। तो वो भी आपको यहीं पर चूज करना है और ऑप्शनल सब्जेक्ट का मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, और अगर आप IFS वाले हैं तो भी आपको सारा कुछ यहाँ पर भरना पड़ेगा। IFS के लिए भी जो ऑप्शनल पेपर है वो अपना चूज कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर बोला है पेपर A जो है इंडियन लैंग्वेज का जो है विल नॉट हाउ एवर बी, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आपको नॉर्मली तो पेपर 1 तो A तो देना ही होता है इंडियन लैंग्वेज का। ठीक है, तो ये सब आप इग्नोर कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, आपने अगर जो भी फोटो आइडेंटिटी कार्ड होता है, जैसे आधार कार्ड पे आपका कुछ अपना एक नंबर रहता है, तो वही ID कार्ड आप वहाँ पर अपलोड कीजिए और उसी ID कार्ड को आपको अपलोड करना है। मान लो अगर आप आधार कार्ड अगर अपलोड करना चाहते हैं तो आधार कार्ड का नंबर डालिए और आधार कार्ड को ही अपलोड कीजिए। पैन कार्ड डालना चाहते हैं तो पैन कार्ड का नंबर डालिए और पैन कार्ड को ही अपलोड कीजिए। समझ में चीज़ें आ गई होगी। और वही चीज़ को आपको लेकर के चले जाना है वहाँ पर सेंटर पर। ये नहीं कि आपने यहाँ पर आधार कार्ड डाल दिया और वहाँ पर पैन कार्ड लेके पहुँच गए, या आपने यहाँ पर पैन कार्ड डाला है और सेंटर पर आप आधार कार्ड लेके पहुंच गए। तो जो आप यहाँ पर डालिएगा वही चीज़ आपको लेकर के भी सेंटर पर पहुंचना है, वही चीज़ का जांच किया जाएगा वहाँ पर सेंटर पर। जब आप पूरी तरह से जब फॉर्म भर लीजिएगा तो आपको एक जो है एक ऑटो जनरेटेड ईमेल मैसेज जाएगा, जिस ईमेल मैसेज में आपका लिखा रहेगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है और डिटेल्स आपका थोड़ा सा रहता है। तो ये बोल रहा है आप इंश्योर करें कि पार्ट 2 ऑफ द एप्लीकेशन जो है वो भर दिए हुए होंगे। ठीक, अब जो है एक इंपॉर्टेंट सवाल, जो PWBD जो है होता है उनको किसका लाभ, किसको मिलेगा PWBD का लाभ, जिसका भी 40% से डिसेबिलिटी ज़्यादा है उनको ही मिलेगा। ये तो जिनको जानकारी होगी, जो PWBD कैंडिडेट्स आते हैं उनको ये बात पता होगा। तो यहाँ पर आपको फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर यस में जाना है। ये बेकार की बातें थी लेकिन बहुत काम की बात है। UPSC आपको चाहता है कि आप सारे इंस्ट्रक्शन को पढ़ें ध्यान से, इसलिए मैंने बताया। अब हम लोग इंपॉर्टेंट मुद्दे पर आएंगे।
नाम आपको यहाँ पर लिखना है, जेंडर अपना, अच्छा वो मेरा कुछ दूसरा डिटेल्स नहीं आ गया, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट अपना जेंडर सर्च करना है। उसके बाद आपको अपना पिताजी का नाम, माताजी का नाम, नेशनल, मैरिटल स्टेटस, ठीक है। जो फॉर्म होता है फॉर्म भी आप देख लीजिए कैसा रहता है। उसके बाद साथ साथ में आपको कैंडिडेट विद पर्सनल जो पीडब्ल्यूडी जो विद डिसेबिलिटी है क्या, तो नो यस कर सकते हैं। कम्युनिटी आपको लिखना है, किस कम्युनिटी से आप आते हैं, ठीक है। EWS हैं, जनरल हैं, OBC हैं, SC ST हैं, क्या है आपको यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद सेलेक्ट माइनॉरिटी, अगर माइनॉरिटी है तो माइनॉरिटी में यस कीजिए, नो कीजिए, ये सब बेसिक जो आप इतना तो पता ही होगा। योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है आपको यहाँ पर डालना होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ध्यान से सुनो इस चीज़ को, ध्यान से सुनिए इस चीज़ को, यहीं पर स्टूडेंट लोग जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उसको ध्यान सुनिए, जो ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, दो ऑप्शन है, ऑलरेडी पास द डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। इसके लिए, इस एग्जाम को पास करने के लिए, इस एग्जाम में बैठने के लिए क्या है आवश्यकता, तो ग्रेजुएशन डिग्री। ग्रेजुएशन में कितना ही परसेंटेज उससे मतलब नहीं है, पास, सिर्फ पास खोजता है यूपीएससी, ठीक है। तो ऑलरेडी पास द डिग्री, और अगर आपने पहले ही ग्रेजुएशन कर लिया है तो ये वाला चूज कीजिएगा। और अगर आपने अपियर्ड या अपियरिंग एट द डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, अगर आप अपियरिंग में है या अगर आप अपने फाइनल ईयर में है, फाइनल ईयर में यानी फोर्थ ईयर में आप चले गए, थर्ड ईयर में है तो उससे मतलब थर्ड ईयर में मत भरिएगा। अगर आप फोर्थ ईयर में है या ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में है और बीटेक कर रहे हैं तो फोर्थ ईयर में है, तो यहाँ पर आप भर दीजिएगा अपियर्ड या अपियरिंग वाला। अपना स्ट्रीम चूज कीजिएगा, स्ट्रीम चूज करके आप यहाँ पर डालिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एप्लीकेशन में एड्रेस अपना आएगा, अपना एड्रेस, नाम, पता, ये सब डालिएगा। ईमेल आईडी, 2 ईमेल आईडी आप दे सकते हैं, अल्टरनेट ईमेल आईडी भी आप दे सकते हैं, दे करके मोबाइल नंबर दे करके सब कुछ आप यहाँ पर कंटिन्यू कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखो दोस्त, फॉर्म बहुत भरना आसान है, मतलब मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगते हैं फॉर्म भरने में, तो ये हो जाएगा आपका। उसके बाद आपको देखो ध्यान से क्या करना है, एक बात इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बता देता हूँ। तो अगर आप जब यहाँ पर आप कम्युनिटी में ओबीसी सेलेक्ट कीजिएगा, तो यहाँ पर आपको ओबीसी में पता है कि आता है क्रीमी लेयर यस या नो का ऑप्शन। तो क्रीमी लेयर जो होता है उसको तो ओबीसी का लाभ ही नहीं मिलता है, तो आपको क्रीमी लेयर में नो दबाना है, तो यहाँ नो दाबिएगा। तो यहाँ पर आपका आएगा कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर आएगा। तो आप जब ओबीसी बनाते हैं तो उसमें कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर दिया रहता है, उसको आपको यहाँ पर लिखना है। साथ ही साथ में कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी या डेजिग्नेशन, कौन जो भी इशू करता है ना, आपको जो भी आपको कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशू करता है उसका ऑफिस पता रहता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है उसका डेजिग्नेशन, ठीक है। डीएम किया, एसडीओ किया, जो भी किया उसका लिखना है। कम्युनिटी सर्टिफिकेट डेट, किस दिन आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट आया है तो उसका आपका डेट यहाँ पर मेंशन करना होता है। साथ ही साथ में बस ये 3 चीज़ आपको यहाँ पर लिखना है। अगर आप यही आप यहाँ पर एससी सर्च कीजिएगा, ठीक है, तो एससी में भी आपको कम्युनिटी, एससी में क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आपको जो है सिंपल यहाँ पर डाल देना है आपको डेजिग्नेशन वगैरह, कम्युनिटी सर्टिफिकेट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर नोट में लिखी हुई है, मैं आपको वीडियो में सारा कुछ बता दिया हूँ ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। यहाँ पर SC ST कैंडिडेट हो या OBC कैंडिडेट हो, ठीक है, OBC में अभी मैं नो दाबूंगा तो अभी वो आएगा, ठीक है। OBC कैंडिडेट भी हो तो क्या बोला, ध्यान सुनिए कि OBC कैंडिडेट्स क्लेमिंग रिलैक्सेशन मस्ट इंश्योर दैट द सर्टिफिकेट शुड हैव बीन इशूड अर्लियर देन द क्लोजिंग डेट। क्लोजिंग डेट का यहाँ पर मतलब है 22 तारीख, यानी जो भी आप ओबीसी डालिएगा वो 22 तारीख के पहले का होना चाहिए, ठीक है। 22 तारीख के पहले का ओबीसी होना चाहिए। क्लेमिंग रिलैक्सेशन मस्ट इंश्योर दैट सर्टिफिकेट मस्ट शुड हैव बीन इशूड अर्लियर देन द क्लोजिंग डेट, तो क्लोजिंग डेट के पहले का ओबीसी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका काम बन जाएगा। और जब आप ये सब सारी चीज़ों को कर लीजिएगा तो उसके बाद आप आइएगा यहाँ पर भुगतान वाले प्रोसेस में, पेमेंट कीजिएगा। उसके बाद अपना फोटो साइन और फोटो आइडेंटिटी कार्ड अपलोड कीजिएगा, सेंटर सेलेक्ट कीजिएगा, सबमिट कीजिएगा, हो गया। सिंपल है, ज़्यादा कुछ प्रोसेस मांगता ही नहीं, यूपीएससी का फॉर्म भरना सबसे आसान है। तो अब आते हैं हम लोग अहम मुद्दे के ऊपर। तो ये तो हमने ऊपर ऊपर से देख लिया कि फॉर्म कैसे भरना है, लेकिन अब मैं बताता हूँ डिटेल इंस्ट्रक्शन में कि कितना परसेंटेज डालें, क्या परसेंटेज मेरा आया है, कैसे क्या पता चलेगा, सब कुछ बताएंगे। तो इसमें बताएंगे। और एक लाइन में यहाँ बता देता हूँ, जो लोग यूपीएससी का कभी कुछ तैयारी किए नहीं है, सुने भी नहीं है क्या है यूपीएससी एग्जाम, वो भी फॉर्म भर दो यार। 100 रुपया तो लगता है फॉर्म भरने में, जाके देखो एक बार एग्जाम कैसा होता है। ग्रेजुएशन हो गया है तो फॉर्म भर दीजिए। तो जब आप उसमें क्लिक कीजिएगा तो आपका ये खुलेगा। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बोला है कि नोटिस ऑफ द एग्जाम पे जाने के लिए, नोटिस ऑफ द एग्जाम जो है नोटिफिकेशन, उसको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि परसेंटेज आपको क्या डालना है। तो अगर आपका जो सीजीपीए में अगर परसेंटेज दिया गया है, ध्यान से सुनिएगा, तो सीजीपीए में अगर आपका परसेंटेज दिया गया है, चाहे ड्यू वगैरह में क्या गया, परसेंटेज क्राइटेरिया डिफाइन किया गया है कि सीजीपीए को 9.5 से गुना करते हैं तो जो परसेंटेज आता है वही परसेंटेज आपको होता है ग्रेजुएशन का। तो ये कन्वर्सन क्राइटेरिया दिया गया है। अगर मान लीजिए आपका यूनिवर्सिटी में डिफाइंड क्राइटेरिया नहीं है कि
CGPA को परसेंटेज में कैसे कैलकुलेट करें, तो उसको 10 से गुना करना है। उदाहरण के तौर पे जैसे अगर आपका 7 CGPA है तो 7 को 10 से गुना करेंगे तो आपको 70% भरना है वहाँ पर। चीज़ें समझ में आई होगी। अब हम लोग चलेंगे नोटिफिकेशन की तरफ। तो नोटिफिकेशन तक कैसे पहुँचना है मैं आपको बताता हूँ। नोटिफिकेशन में जाने के लिए आपको सिंपल यहाँ पर आपको ये चीज़ें नज़र आई होगी, upsc.gov.in/what's new लिखिएगा और ऐसे टाइप कर दीजिएगा सिविल सर्विस नोटिफिकेशन, तो भी आपका आ जाएगा। ठीक है, तो अगर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की बात करें तो व्हाट्स न्यू में जाना है। व्हाट्स न्यू में जाने के बाद सिविल सर्विस ये आएगा, प्रीलिम्स 2022 को सर्च कीजिए, सेलेक्ट कीजिए और ये खुलेगा। ठीक है, तो उसके बाद आपको यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट दिया गया वो डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, सिलेबस कहाँ होता है यूपीएससी का, वो सारा कुछ इसमें लिखा होता है और क्या काम की चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। और क्लिक हियर कीजिएगा तो आपका वही फॉर्म भरने का लिंक आ जाएगा। ठीक है, ये देखो फॉर्म भरने का लिंक आ गया ना यहाँ पर। ठीक है, तो चलो अब हम लोग जो है नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। ये है हमारा नोटिफिकेशन यूपीएससी का। ठीक, अब इस नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके काम की, जो जहाँ पर आपको डाउट हैगा वो मैं आपको सारा चीज़ बता देता हूँ इसमें। देखो अब ये सब चीज़ है कि मोबाइल फ़ोन बैन हो गए तो सबको मालूम होता है। काम की चीज़ पे आते हैं। हाँ, तो सबसे काम की बात ये है कि एग्ज़ाम जो है 5 तारीख को होने वाला है, 5 जून को। अब देखो सेंटर देख लो कि आपका सेंटर जो है आपके सिटी में है कि नहीं। तो यहाँ पर सेंटर जो है ना आपका कैपिटल क्या बोलते हैं उसको, लेटर वाइज दिया हुआ है। कैपिटल लेटर मतलब क्या, अल्फ़ाबेट के वाइज दिया हुआ है। जैसे अगरतला, आगरा, अजमेर। तो आपने अपने सिटी में देख लेना कि जहाँ पर सेंटर है कि नहीं, अपने स्टेट में वहाँ पर आप सेंटर में भर सकते हो। सेंटर आप इंडिया में कहीं भी भर सकते हो, कहाँ के रहने वाले उससे मतलब नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि अपने हिसाब से यहाँ पर सेंटर आप देख लेना। उसके बाद आपका मेंस का एग्जाम का सेंटर कहाँ पर होगा ये भी आपको यहीं पर बता देता है। तो मेंस का एग्जाम का सेंटर होगा इतना इतना सिटी में। ठीक है, मेंस का एग्जाम सेंटर जो होता है इतना सिटीज़ में ही होता है। ठीक, अब एज लिमिट का जिसको प्रॉब्लम आती है, एज लिमिट का एकदम बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। एज लिमिट का बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा ताकि पूरा कंफ्यूजन आपका, पूरा जो डाउट है दूर हो जाएगा। ठीक है, तो एज देखो कैसे कैलकुलेट होता है। इस साल जो है 1 अगस्त 2022 को, 1 अगस्त 2022 को इस साल अगर आपकी उम्र 21 साल हो जाएगी, 21 साल हो जाएगी तो आप एलिजिबल। एक बार फिर से, इस साल अगर आप 1 अगस्त 2022 को अगर आपकी उम्र 21 साल हो जाएगी तो आप एलिजिबल हैं। और साथ ही साथ क्या है, अगर आपके इस साल 2022 को 1 अगस्त 2022 को अगर आप 32 साल के होने वाले हैं और अगर आप एक जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो समझ में आ गया 21 साल और 32 साल कैसे होता है। ठीक, सवाल हमें अभी कमेंट में ये नहीं पूछेंगे कि भैया मेरा जून में है ना, जून में मेरा अभी 21 साल हो जाएगा, मैं भर सकता हूँ क्या। तो जून जो है अगस्त से पहले आ सकता है, आप बिल्कुल भर सकते हैं। यानी अगर आप ध्यान सुन ले, अगर आपका जो 2 अगस्त 2022 को, ध्यान सुनिए, अगर आप 2 अगस्त 2022 को 21 साल के होते हैं तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा चीज़। कोई अगर 4 सितंबर 2022 को हो रहे हैं 21 साल के तो वो नहीं कर पाएंगे। कोई अगर दिसंबर में मान लो किसी का जन्म है और वो दिसंबर 2022 में 21 साल का होगा तो वो नहीं कर पाएंगे। यानी 1 अगस्त तक जो है आपका 21 साल पूरा हो जाना चाहिए तो आप अप्लाई कर पाएंगे। चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ऐसे कई सारे डाउट आते हैं इसलिए मैंने क्लियर करने की कोशिश किया। अब इसमें एज का रिलैक्सेशन जो होता है वो हमेशा आपको लेटर जो उम्र होती है उसमें मिलता है, यानी कि जो लास्ट क्लोजिंग ईयर होता है उसमें मिलता है। ये नहीं कि अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आप 21 साल की जगह पर 15 साल में आप IAS बन जाइएगा। ठीक, तो जो एज लिमिट क्राइटेरिया है वो बताया गया है। अगर आप एक ST/SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल मिलता है इसमें मैक्सिमम। और अगर आप OBC से हैं तो आपको 3 साल मिलता है। यानी अगर आप OBC से हैं तो 35 साल तक भर सकते हैं और अगर आप SC/ST से आते हैं तो 40 साल तक भर सकते हैं। ठीक है, 40 नहीं 37 साल तक भर सकते हैं। 32 + 5 37, 37। ठीक है, और अगर कोई आर्मी वगैरह मान लो कोई सर्व किया है मैक्सिमम 5 साल तक ऐसा कुछ करके, उन लोगों का ऐसे भी आइडिया होता है, इसको पढ़ के ज़्यादा जरूरत नहीं है, वो लोग अपनी समझ जितनी जानकारी रखते हैं आर्मी ऑफिसर्स। और अगर कोई PWBD कैटेगरी से आते हैं तो उनको मैक्सिमम 10 साल तक, यानी PWBD कैंडिडेट जो है वो 42 साल तक भर सकते हैं। ठीक है, अब कितने अटेम्प्ट मिलेंगे एग्जाम में तो ये आप समझ लो। तो अटेम्प्ट जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनको 6 अटेम्प्ट मिलते हैं। कितने? 6 अटेम्प्ट मिलते हैं जनरल कैंडिडेट्स को। ठीक है, लेकिन जो SC/ST OBC और PWD कैटेगरी से आते हैं उनको यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखिएगा कि जो EWS कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, EWS कैटेगरी के स्टूडेंट को भी 6 अटेम्प्ट मिलेगा। EWS कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उनको भी 6 अटेम्प्ट मिलता है और उनके लिए भी जो आखिरी उम्र है वो 32 ही रहता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इंपॉर्टेंट बात बताएंगे कि जो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं उनको कितना है। OBC को 9 साल है
और पीडब्ल्यूडी को, अगर आप पीडब्ल्यूडी जनरल हैं तो 9 साल, ईडब्ल्यूएस हैं तो 9 साल, ओबीसी हैं तो 9 साल पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में, और अगर आप एस सी हैं तो आपको अनलिमिटेड मिलता है। तो एस सी के लिए अनलिमिटेड है, आप 37 ईयर्स तक कितना भी दे सकते हैं अटेम्प्ट। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, मान लीजिए अगर आपने फॉर्म भर दिया अभी, इसलिए जरूरी है फॉर्म भर दो यार, अगर फॉर्म भर दो, तैयारी हुई नहीं हुई, कभी देखा नहीं यूपीएससी का सिलेबस, तो भी भर दो फॉर्म, ताकि कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने यूपीएससी का फॉर्म भर दिया, ठीक है, और अगर आप यूपीएससी का एग्जाम देने नहीं गए तो आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। अगर आप यूपीएससी का एग्जाम देने नहीं गए तो आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। समझ में आ गया? अब एक इंपॉर्टेंट चीज़, क्या आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय अपने जो कास्ट सर्टिफिकेट या कुछ भी आपको अपलोड करना पड़ेगा? तो इसका आंसर है नहीं। आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा तो नहीं। ये सब जितनी भी प्रक्रिया होती हैं विच विल बी वेरीफाइड एट द टाइम ऑफ मेन एग्जामिनेशन ओनली। तो ये मेन एग्जामिनेशन के समय में ही आपका वेरिफिकेशन होगा, अभी आप टेंशन फ्री रहिए। और बाकी अंत में एक ही बात, जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो अभी आपको चीज़ें नजर आ रही हैं सिलेबस है, तो यूपीएससी का जो सिलेबस होता है वो यूपीएससी के नोटिफिकेशन में ही रहता है। और यहाँ पर आप जा करके यूपीएससी का जो सिलेबस है आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने अपने स्ट्रीम के लिए। अपना अपना जो स्ट्रीम का मेरा मतलब है, आप जो ऑप्शन पेपर लीजिएगा तो ऑप्शन का सबका सिलेबस अलग अलग रहेगा ना, तो यहाँ पर आप जा करके देख सकते हैं, सारे सब्जेक्ट्स का आप देख सकते हो। तो सारा चीज़ मैंने आपको समझा दिया, आपको कोई परेशानी नहीं होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फॉर्म भर दें समय पर, ताकि आपको लास्ट मोमेंट में इधर उधर दौड़ भाग नहीं करना पड़े। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बस बंद करते हैं इसको।